ईरान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए महासचिव से जुड़ी हुई खबर। तो ईरान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए महासचिव की नियुक्ति कर दी है। मोहम्मद बाकर जोल्काद्र को एक तरह से नई जिम्मेदारी दी गई है। मोहम्मद बाकर अब अली लारीजानी की जगह कमान संभालेंगे। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर की भूमिका भी मोहम्मद बाकर जोल्काद्र संभाल चुके हैं। बड़ी जिम्मेदारी वो देख चुके हैं और अब उससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है सिक्योरिटी काउंसिल के नए महासचिव के तौर पर। ये क्या कांटों भरा ताज है, क्योंकि जो जो इस गद्दी पर या जो जो इस पद पर आया है वो अमेरिका और इजराइल के निशाने पर आ चुका है। और यही वजह है कि कुछ समय पहले हमने देखा था किस तरह से अली लारीजानी को टारगेट किया था। अब आईआरजीसी के पूर्व कमांडर बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आक्रमण की। लेबनान सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है ईरान पर। तो लेबनान सरकार का ईरान पर बड़ा एक्शन है। ईरान के राजदूत को देश छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। ईरानी राजदूत को अब ये कहा जाए कि पर्सोना नॉन ग्रेटा एक तरह से घोषित किया गया है और इसका मतलब ये स्पष्ट है कि अब ईरान के राजदूत इजराइल की धरती पर नहीं रह पाएंगे। लेबनान सरकार ने भी ये बड़ा दावा किया, लेबनान की धरती पर नहीं रह पाएंगे। लेबनान सरकार ये क्लियर कट मैसेज दे रही है। आप ये मान के चलिए लेबनान की धरती पर हिजबुल्लाह, जो कि खासतौर से ईरान का बड़ा प्रॉक्सी दल है, उसकी मौजूदगी रहती है, बड़ा समर्थक माना जाता है। लेकिन लेबनान सरकार ने ये सख्त एक्शन लेकर ये दर्शा दिया है कि वो इस युद्ध में अपने देशवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। क्या ईरानी राजदूत को जिस तरह से ये आदेश दिए गए वो ये दर्शाने के लिए बताए गए हैं कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ में है, या फिर ये भी बताने के लिए काफी है कि वो ईरान को समर्थन एक तरह से नहीं करते हैं। क्या सुपर पावर अमेरिका का गुरूर खाड़ी के रेगिस्तान में दफन होने वाला है? क्या इजराइल की जिद उसे लेबनान के दलदल में ले डूबेगी? 28 फरवरी से शुरू हुआ महायुद्ध अब उस मोड़ पर आ गया जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड कह रहा है कि भाई उन्होंने तो 9000 ठिकानों को उड़ा दिया, 140 जहाजों को डुबो दिया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ईरान ने वो धुलाई की जिसे वॉशिंगटन सदियों तक याद रखेगा। कतर से लेकर सऊदी अरब और यूएई तक अमेरिकी ठिकानों पर ऐसी बमबारी हुई जिसकी दुनिया ने कल्पना तक नहीं की थी। बम अरब में गिर रहे थे लेकिन चैन व्हाइट हाउस का छिन रहा था। आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं ईरान का वो पलटवार और लेबनान में गहराता मानवीय संकट। अट्ठाईस फरवरी ये वो तारीख थी जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ विनाश की स्क्रिप्ट लिखी। यूएस सेंट्रल कमांड के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान में 9000 से अधिक लक्ष्यों पर कहर ढाया। 140 ईरानी जहाज समंदर की गहराइयों में समा गए या कबाड़ बन गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बता रहे थे कि बातचीत चल रही है, लेकिन पर्दे के पीछे बारूद बरस रहा था। मगर अमेरिका की ये चौधराहट ज्यादा देर नहीं चली। ईरान ने वो खौफनाक पलटवार किया जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए। ईरान ने चुन चुनकर अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। कतर का अल उदैद बेस हो, सऊदी अरब के सैन्य ठिकाने हो या यूएई का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान की मिसाइलों ने हर जगह आग लगा दी। दुनिया सन्न थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतनी हिम्मत दिखाएगा। धमाके अरब की धरती पर हो रहे थे, लेकिन दर्द वॉशिंगटन को हो रहा था। अरबों डॉलर का अमेरिकी सैन्य साजो सामान पल भर में मलबे में तब्दील हो गया। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उसे छेड़ा गया तो वो पूरी खाड़ी को अमेरिकी सेना का कब्रिस्तान बना देगा। दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान को कब्रिस्तान बनाने की कसम खा ली। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के ढांचों को जड़ से मिटाने का ऐलान किया तो बैरूत के रिहायशी इलाके मलबे के ढेर बन गए। लेकिन इस जिद की कीमत बेगुनाह चुका रहे हैं। WHO की रिपोर्ट रूह कांपा देने वाली है। 64 स्वास्थ्य केंद्रों पर हमले हुए, 51 स्वास्थ्य कर्मी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने चेतावनी दी कि 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 600 से ज्यादा सामूहिक केंद्रों में लोग जानवरों की तरह रहने को मजबूर हैं। ये युद्ध नहीं बल्कि मानवता का कत्लेआम है।
ईरान ने जिस तरह से अमेरिका और इजराइल को चुनौती दी है, उसने युद्ध का भूगोल बदल दिया है। अमेरिका ने 9000 हमले किए, लेकिन ईरान के एक पलटवार ने उसकी नींद उड़ा दी। ये वो जख्म है जो सदियों तक सुपर पावर के सीने पर रहेगा। सवाल ये है कि क्या ये बर्बादी अब रुकेगी या फिर ये आग पूरी दुनिया को भस्म करके शांत होगी। युद्ध के मैदान से जीत की खबरें नहीं, सिर्फ मौत के आंकड़े आते हैं। ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी। अमेरिका की तिजोरी खाली हो रही है और लेबनान की गलियां खून से लाल हैं। 2026 का ये साल इतिहास में ब्लैक ईयर के नाम से दर्ज होगा। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की बड़ी खबर है, ईरान का तेल अवीव पर नई मिसाइल से अटैक हुआ है। इजराइल ने नई मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। अब एक बार फिर से इस पूरे हमले में ईरान लगातार बड़े हमले कर रहा है। तेल अवीव पर अटैक किया, इजराइल पर बड़े हमले किए गए हैं। 3 से 4 बम होने का दावा एक तरह से दावा किया जा रहा है। हर बम का वजन 100 किलोग्राम है। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो हमला किया गया उसमें 3 इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और बड़ा दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। जानकारी है कि ईरान का एक बड़ा हमला इजराइल पर, तेल अवीव पर फिर से हमले किए गए और इस बार अपने पुराने हथियार नहीं बल्कि नए हथियारों का जखीरा ईरान ने खोल दिया है इजराइल के लिए। और बताया जा रहा है कि 3 से 4 बम होने का दावा इजराइल कर रहा है कि इस नई मिसाइल में 3 से 4 बम हैं। और इसके पहले जो क्लस्टर बम की तस्वीर हमने देखी थी कि किस तरह से मिसाइल से क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो तो एकमात्र क्या सिर्फ झलक भर थी। ये एक और नई तस्वीर सामने आई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस समय की, वॉर ब्रेकिंग, मिनाब स्कूल पर हमले का एक वीडियो जारी किया गया है। यूएस के हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ब्लास्ट में स्कूल की बिल्डिंग तबाह हो गई। 170 से ज्यादा बच्चों की इस दौरान मौत हुई थी। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए ये तस्वीर पेश की गई है, तस्वीर जारी की गई है। शुरुआती वक्त में जब हमला हुआ था, जिस रूप में हमले को अंजाम दिया गया था, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की तरफ से एक स्कूल को निशाना बनाया था इस हमले में, मिनाब स्कूल। और उस हमले में ये देखिए किस तरह से हमले को निशाना बनाया गया, चारों तरफ सिर्फ तबाही नजर आई। और ये वो स्कूल था जहां पर मासूम बच्चियां पढ़ाई कर रही थीं। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ब्लास्ट में पूरी की पूरी स्कूल की इमारत जमींदोज हो गई। इस धमाके में 170 मासूम बच्चियों की जान गई थी, मौत हो गई थी। और यही वजह है कि ईरान में अब बड़ी नाराजगी है। इजराइल और अमेरिका को हत्यारे तक कहा जा रहा है। 25 दिन, 600 घंटे और अनगिनत मौतें। पश्चिम एशिया के रेगिस्तान में उठ रही बारूद की गंध अब पूरी दुनिया का दम घोट रही है। अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें ईरान को दहला रही हैं, तो तेहरान का पलटवार तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक कपकपा रहा है। ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की नजर नहीं आती, ये महाविनाश का वो पेंडोरा बॉक्स है जो अब खुल चुका है। जहां कल तक आलीशान बस्तियां थी, आज वहां पर सिर्फ कब्रिस्तान का सन्नाटा है। जिद परवान पर है इंसानियत, लहू लुहाने और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं जंग के वो 25 दिन जिन्होंने इतिहास की इबारत को खून से लिख दिया है। तबाही का यह मंजर गवाही दे रहा है कि इंसानियत हार रही है और बारूद जीत रहा है। आज इस विनाशकारी जंग का 25वां दिन है। अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण हमले किए। आसमान से गिरती मौत ने शहरों को खंडहर बना दिया, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान की मिसाइलें और ड्रोन की गरज ने इजराइल के अभेद्य सुरक्षा कवच में छेद कर दिए। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब ईरान के निशाने पर हैं। ये वो युद्ध है जहां जीतने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ हारने वाली मानवता होगी। 25 दिनों की इस जिद ने क्या दिया? सिर्फ वीरान बस्तियां और खंडहर होते शहर। इजराइल और अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी, लेकिन हकीकत यह है कि जंग में आम आदमी का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। बिजली गुल है,
पानी की किल्लत है और अस्पतालों में मरहम कम, लाशें ज्यादा हैं। करोड़ों डॉलर की मिसाइलें उन छतों को उड़ा रही हैं जिन्हें बनाने में पीढ़ियां गुजर गईं। दोनों तरफ से आर पार की जिद ने विकास के तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया। ये जंग अब ईंट पत्थर की नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। अमेरिका के लिए जंग अब उसकी साख का सवाल बन गई है। पेंटागन के आदेश पर B-52 बॉम्बर्स ईरान के आसमान में मौत बांट रहे हैं, लेकिन ईरान का पलटवार और भी खौफनाक है। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस पर गिरते ईरानी रॉकेट बता रहे हैं कि तेहरान अब झुकने वाला नहीं है। मरने वालों की तादाद हर घंटे बढ़ रही है, कब्रिस्तान छोटे पड़ रहे हैं, लेकिन वॉर रूम में बैठे हुक्मरानों के दिल अब भी पत्थर बने हुए हैं। किसी को सत्ता की भूख है, किसी को अपनी चौधराहट बचाने की फिक्र। 25 दिन बीत गए, लेकिन शांति की एक किरण भी नजर नहीं आती। जो मंसूबे तरक्की के लिए बनाए गए थे, वो अब बारूद के धुएं में उड़ चुके हैं। दुनिया देख रही है, रो रही है, लेकिन यह विनाश रुकने का नाम नहीं ले रहा। पश्चिमी एशिया की यह आग कहीं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में न ले ले। ये 25 दिन सिर्फ तारीखें नहीं, ये उन मासूमों की चीखें हैं जो इस जिद की भेंट चढ़ गए। अगर अब भी दुनिया के बड़े मुल्क नहीं जागे, तो आने वाली नस्लें इतिहास के पन्नों में सिर्फ बर्बादी के किस्से पढ़ेंगी। क्योंकि जहां जिद बड़ी हो जाए, वहां जिंदगी छोटी पड़ जाती है। और उस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूएई ने हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। लगातार ईरान के जो बड़े हमले हो रहे हैं, क्या अब वो नाकाम हो रहे हैं? यूएई की तरफ से दावा तो कुछ ऐसा ही है। ईरान के हमलों को नाकाम करने का दावा एक तरह से किया जा रहा है। एक दिन में 5 मिसाइलें, 17 ड्रोन गिराने का दावा यूएई का है। 28 फरवरी से अब तक करीब 357 बैलिस्टिक मिसाइलें गिराई गई हैं, 15 क्रूज मिसाइलें और 1800 से ज्यादा ड्रोन गिराए। तो लगातार ईरान की तरफ से बड़े हमले मिडिल ईस्ट में किए जा रहे हैं, खाड़ी देशों पर किए जा रहे हैं, उसमें यूएई भी शामिल है। अब यूएई ने कहा है कि ईरान के कई हमलों को हमने नाकाम कर दिया है। एक दिन में 5 मिसाइलें नाकाम की, 17 ड्रोन गिराने का दावा यूएई की तरफ से किया गया है। दरअसल 28 फरवरी से अभी तक कई बड़े हमले ईरान कर चुका है और उसको कई हमलों को नाकाम यूएई की तरफ से किए गए, जिसमें 350 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर है यूएसएस अब्राहम लिंकन से जुड़ी हुई। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर यूएस के सेंट्रल कमांड का बड़ा बयान। अब यूएस की सेना कह रही है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर फ्लाइट ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। क्षेत्र में अपने मिशन पर लगातार यूएसएस अब्राहम लिंकन काम कर रहा है और लगातार क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा है। तो यूएस की सेना का ये दावा है कि भले ही इस युद्ध में ईरान बड़े दावे करे, लेकिन यूएस कि सेना लगातार आगे बढ़ रही है। खासतौर से उसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन वो ऑपरेशनल है, क्षेत्र में अपने मिशन पर लगातार आगे बढ़ रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को दरअसल ईरान की घेराबंदी के लिए अरब सागर में तैनात किया गया था। खाड़ी देशों की रक्षा या ईरान की घेराबंदी के लिए जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया, ईरान ने दावा किया कि उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है यूएस की सेना को, नौसेना को। लेकिन इस बीच एक अलग तस्वीर यूएस की सेना की तरफ से पेश करने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये, क्या ईरान के खिलाफ विनाशकारी युद्ध छेड़ चुके डोनाल्ड ट्रंप एग्जिट रूट तलाश रहे हैं? क्या वो हुंकार, वो 48 घंटों का अल्टीमेटम और वो पावर प्लांट्स को उड़ाने की धमकी महज एक दिखावा भरता और कुछ नहीं? खबर है कि वॉशिंगटन के बंद कमरों में ईरान की सत्ता पलटने के लिए अब मिसाइलों से ज्यादा मोहरों पर दांव लगाया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ईरान के बाहर नहीं बल्कि ईरान के सिस्टम के भीतर ही अपना एक नया पार्टनर खोज रहा है। और इस हॉट ऑप्शंस की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आ चुका है ईरान के संसद के स्पीकर
मोहम्मद बघेर गलीबाफ का। आखिर क्यों ट्रंप को एक कट्टर ईरानी जनरल में अपना दोस्त नजर आने लगा? क्या ट्रंप को समझ में आ गया कि ईरान को झुकाना नामुमकिन है? ईरान के आसमान में मंडराते अमेरिकी लड़ाकू विमानों के शोर के बीच पर्दे के पीछे एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। एक सनसनीखेज रिपोर्ट जिसने दुनिया को चौंका दिया है। दावा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के निर्वासित नेताओं पर भरोसा करने की बजाय मौजूदा सिस्टम के प्रैक्टिकल चेहरे मोहम्मद बघेर गलीबाफ पर डोरे डाल रहा है। वही गलीबाफ जो कभी तेहरान के मेयर रहे, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर रहे और अब संसद के रक्षक हैं। वॉशिंगटन में उन्हें एक कामकाजी साथी के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप की टीम को लगता है कि गलीबाफ वो शख्स हैं जो ईरान की वफादारी भी बचा सकते हैं और अमेरिका को एक बेहतरीन डील भी दे सकते हैं। आखिर ट्रंप की ये कूटनीति क्यों पलटी? दरअसल अमेरिकी अधिकारी ईरान में वेनेजुएला जैसा मॉडल लागू करना चाहते हैं। एक ऐसा नेता जो अमेरिका को तेल और परमाणु मुद्दों पर पहली रियायत दे सके। ट्रंप ने हाल ही में ईरान की ऊर्जा ठिकानों पर हमले 5 दिन के लिए टाल दिए। ये 5 दिन की मोहलत महज इत्तेफाक नहीं बल्कि कूटनीति की वो खिड़की है जिसके जरिए गलीबाफ से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। अब जानकारों का कहना है कि ट्रंप को एहसास हो रहा है कि सिर्फ बमबारी से तेहरान नहीं झुकेगा और युद्ध लंबा खिंचा तो वैश्विक तेल बाजार अमेरिका की इकोनॉमी को डुबो कर रख देगा। लेकिन क्या ट्रंप का ये मिशन कामयाब होगा या फिर ये उनकी हताशा का प्रतीक है? इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप जैसे संस्थानों को ऐसा लगता है कि ट्रंप की ये सोच एक मृत तृष्णा हो सकती है। गलीबाफ भले ही व्यवहारिक हो लेकिन उनकी रगों में तो इस्लामी क्रांति का खून ही दौड़ता है। वो ईरान के कट्टर ढांचे के प्रति वफादार हैं। सवाल ये भी कि क्या ट्रंप हार मानकर भागने का रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि एक झटके में ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ईरान ना तो झुका ना ही डरा और अब ट्रंप को किसी एक ऐसे चेहरे की तलाश है जिसके कंधे पर हाथ रखकर वो इस युद्ध से ससम्मान बाहर निकल सके। युद्ध के मैदान में जब तलवारें कुंद पड़ने लगती हैं, तब कूटनीति के मोहरे आगे बढ़ाए जाते हैं। ट्रंप का गलीबाफ कार्ड उनकी सबसे बड़ी जीत भी हो सकता है और सबसे बड़ी रणनीतिक हार भी, क्योंकि ईरान के सिस्टम में सेंध लगाना उतना आसान नहीं जितना व्हाइट हाउस के नक्शों पर दिखता है। क्या मोहम्मद बघेर गलीबाफ ट्रंप के लिए संकट मोचक बनेंगे या फिर ये ट्रंप की उस रणनीति का हिस्सा है जहां वो खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं? अगर ये डील फेल हुई तो 5 दिन बाद की वो सुबह महाविनाश की खबर लेकर आएगी। फिलहाल तो पूरी दुनिया की नजरें तेहरान और वॉशिंगटन के बीच चल रहे इस गुप्त शतरंज के खेल पर टिकी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।